नमस्कार दोस्तों, द परिवर्तन 99 के इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने आत्मा के विज्ञान और मन और मस्तिष्क के विज्ञान के बारे में अध्ययन कर चुके थे। अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है वह चेतना के विज्ञान के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम थोड़ा सा आत्मा के विज्ञान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आत्मा का विज्ञान। दोस्तों, आत्मा का विज्ञान सबसे पहले किसने लाया? आत्मा का विज्ञान सबसे पहले किसने लाया? तो नाम आता है अरस्तु का। और अरस्तु का सपोर्ट किसने किया था? प्लेटो के बाद डेकार्टे, और डेकार्टे के बाद आते हैं रुडोल्फ आते हैं। डेकार्टे के बाद कौन आते हैं? रुडोल्फ आते हैं। रुडोल्फ गोइकिल नाम है उनका। और दोस्तों, यहाँ पे आत्मा के विज्ञान को लाने वाले सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक है वह कौन है? अरस्तु है। आत्मा के विज्ञान को लाने वाले सबसे पहले मनोवैज्ञानिक जो हैं अरस्तु हैं। और आपको पता है कि दोस्तों, मनोविज्ञान, आपको पता है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? अरस्तु को कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? दर्शन शास्त्र को। मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है दोस्तों? दर्शन शास्त्र की। इतना बात आप याद रखिएगा। और एक रुडोल्फ गोइकिल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। रुडोल्फ गोइकिल, इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में, रुडोल्फ गोइकिल जी ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले एक पुस्तक लिखी थी। सबसे पहले एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है साइकोलॉजिया। और इसी साइकोलॉजिया पुस्तक में सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया है। इतना क्लियर हुआ। अब आइए थोड़ा सा जान लेते हैं मन और मस्तिष्क के विज्ञान के बारे में। मन और मस्तिष्क। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। दोस्तों, मन या मस्तिष्क के विज्ञान को लाने वाले जो पहले मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था पंपोनाजी का जिसने सपोर्ट किया उनका नाम था जॉन लॉक। उसके बाद आते हैं जॉन लॉक के बाद आते हैं रीचेरी। और रीचेरी के बाद एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है थॉमस रीड। ठीक। पंपोनाजी ने सबसे पहले मन या मस्तिष्क के विज्ञान का व्याख्या किया। और व्याख्या करने के बाद पंपोनाजी यह बताते हैं कि जो हमारा मन मस्तिष्क है, इसे जो भी ज्ञान है, जो भी संदेश है, हमारे पांचों ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से उसे संदेश जाता है, उसे ज्ञान पहुंचता है। इन सारी बातों को उन्होंने बताया था। अब आइए हम चर्चा करते हैं दोस्तों चेतना के विज्ञान के बारे में कि चेतना का विज्ञान है क्या। चेतना का विज्ञान।
दोस्तों देखिए, चेतना का जो विज्ञान है इसे सबसे पहले लाने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं, चेतना के विज्ञान को लाने वाले जो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है विलियम वुंड। क्या नाम है दोस्तों? विलियम वुंड। देखिए, ये जो विलियम वुंड है, यह जर्मनी के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के। अब विलियम वुंड जर्मनी के रहने वाले हैं और यह जर्मनी के ही एक विश्वविद्यालय में, जिसका नाम है लिपजिंग विश्वविद्यालय। लिपजिंग विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। एक प्रोफेसर के पद पे लिपजिंग विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। कौन सा पद है इनका? इसमें प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है। दोस्तों, इतना बात क्लियर हुआ। अब देखिए, विलियम वुंड के बाद जो मनोवैज्ञानिक आते हैं, जिनका नाम है विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स के बाद जो मनोवैज्ञानिक आते हैं, जिनका नाम है, देखिए यहाँ पे जो लिपजिंग विश्वविद्यालय है, इसी विश्वविद्यालय में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं विलियम वुंड, और विलियम वुंड के बाद देखिए विलियम जेम्स के बाद आते हैं आपके जेम्स सली, और जेम्स सली के बाद आते हैं वाइस। जेम्स सली के बाद आते हैं मनोविज्ञान, जिन्होंने विलियम वुंड का सपोर्ट किया था। उनका नाम है विलियम जेम्स सली वाइस। इन्होंने क्या किया? विलियम वुंड का सपोर्ट किया और कहा कि ठीक है, चेतना का विज्ञान ही ठीक है। उसके बाद देखिए विलियम वुंड जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। और विलियम जेम्स की बात की जाए तो विलियम वुंड के एक मित्र हैं। विलियम जेम्स, यह अमेरिका के रहने वाले हैं। यह कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? अमेरिका के रहने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं कि चेतना क्या है। आगे चेतना क्या है। चेतना का विज्ञान, इस पे हम बात करते हैं कि चेतना का विज्ञान यानी कि चेतना क्या है। तो हमारे मस्तिष्क में जो आंतरिक रूप बनता है, हमारे मस्तिष्क का जो आंतरिक स्वरूप है, वही क्या है दोस्तों? चेतना है। हमारे मस्तिष्क का जो आंतरिक रूप है, वही क्या है? चेतना है। इतना बात समझ आएगा। देखिए, मस्तिष्क का आंतरिक रूप ही चेतना है। इतना बात समझ जाएगा। मस्तिष्क का आंतरिक रूप ही क्या है दोस्तों? चेतना है। अब आगे देखिए, चेतना, मस्तिष्क का आंतरिक रूप का मतलब, मान के चलिए कि यह एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति के पास मस्तिष्क है, और इसके मस्तिष्क में भावना, संवेदना, अनुभूति, कल्पना, प्रतिमा, ये जो सारी विचारधाराएं हैं उसके मस्तिष्क में उत्पन्न हो रही हैं। ये जो जितनी भी विचारधाराएं हैं उसके मस्तिष्क में उत्पन्न हो रही हैं और यह बाहर नहीं निकल रही हैं। यदि अगर यह बाहर नहीं निकल रही हैं तो यही क्या है दोस्तों? यह चेतना है। अगर यह बाहर नहीं निकल रही हैं तो यही क्या है? चेतना है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे
हमारे मस्तिष्क में जितनी भी विचारधाराएं जन्म लेती हैं, हमारे मस्तिष्क में जितनी भी विचारधाराएं जन्म लेती हैं, यदि वह विचारधारा बाहर नहीं निकल पाती हैं, यदि वह विचारधारा बाहर नहीं निकल पाती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे ही कहा जाता है चेतना। इतना बात समझ आया? देखिए, चेतना अमूर्त होती है, चेतना अमूर्त होती है, चेतना को हम देख सकते हैं। चेतना मूर्त होती है, अमूर्त नहीं, चेतना मूर्त होती है, चेतना को हम देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको एक कुत्ता दिखाया गया और कुत्ते को देखते ही आपके मन में एक विचारधारा उत्पन्न हुआ कि अरे कुत्ता तो बहुत दौड़ा दौड़ा के काटता है, और दूसरे व्यक्ति को जब हम यह दिखाते हैं कि यह कुत्ता है, तो दूसरा व्यक्ति के मन में एक विचारधारा उत्पन्न होती है और वह व्यक्ति सोचता है कि कुत्ता तो बहुत वफादार जानवर है। तो हमने दो व्यक्तियों को एक ही कुत्ता का चित्र दिखाया और वहां पे जो है कि एक ही कुत्ता के बारे में दोनों व्यक्तियों के मन में अलग अलग विचारधाराएं उत्पन्न हुई। वही विचारधारा क्या है? वही चेतना है। उसके बाद यह आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु या प्राणी का हम चित्र दिखाते हैं, या किसी वस्तु या प्राणी को हम दिखाते हैं और दिखाने के बाद जब आप देख लेते हैं तो आपके मन में उसके प्रति एक प्रतिमा उत्पन्न हो जाती है। उसको आप जैसे देखते हैं वैसा ही वर्णन करते हैं, उसको जैसा आप देखते हैं वैसा ही वर्णन करते हैं, वैसा ही आप बताते हैं। इतना बात समझ आ गया दोस्तों? कोई दिक्कत? आइए आगे अब चलते हैं हम। देखिए, चेतना की बात की जाए तो चेतना मूर्त होती है, चेतना दिखाई भी देती है, और इस चेतना पे हम प्रयोग भी कर सकते हैं, और इसी चेतना पे प्रयोग करने के लिए विलियम बुंट ने 1879 में एक प्रयोगशाला की स्थापना करते हैं। 1879 में एक प्रयोगशाला की स्थापना करते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए, प्रयोगशाला की स्थापना करते हैं। और यह स्थापना कब करते हैं? तो 1879 में। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, जो प्रयोगशाला 1879 में इसकी स्थापना होती है, और यह स्थापना जिस विश्वविद्यालय में स्थापना की जाती है, इस प्रयोगशाला का, उस विश्वविद्यालय का नाम है लिपजिंग विश्वविद्यालय। उस विश्वविद्यालय का क्या नाम है दोस्तों? लिपजिंग विश्वविद्यालय। उसी विद्यालय के अंदर मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया जाता है। ठीक, और वह विश्वविद्यालय जो है जर्मनी के लिपजिंग नगर में है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, ये हमारा विश्वविद्यालय है, और इसके अंदर 1889 में एक प्रयोगशाला की स्थापना की जाती है। और जिस विश्वविद्यालय में किया जाता है, उस विश्वविद्यालय का नाम है लिपजिंग विश्वविद्यालय। 1889 में जिस विश्वविद्यालय में किया जाता है, उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है दोस्तों? लिपजिंग विश्वविद्यालय। अब लिपजिंग विश्वविद्यालय के बाद में इसका जो वर्तमान का नाम है वो आता है कार्ल मार्क्स।
विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक, देखिए ये जो लिपजिंग विश्वविद्यालय है, यह जर्मनी के लिपजिंग नगर में स्थापित है। लिपजिंग नगर में स्थापित है। यह जर्मनी के कहा दोस्तों? जर्मनी के लिपजिंग नगर में स्थापित है। इतना बात समझ आ गया। अब दोस्तों बात की जाए कि इस विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला की स्थापना करने की जरूरत क्या थी। इस विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला की स्थापना करने की जरूरत क्या थी? तो देखिए, चेतना का विज्ञान एक विज्ञान है। चेतना का विज्ञान एक विज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी भी मानव को समझ सकते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी मानव को समझ सकते हैं, और इसीलिए इसका प्रयोग किया गया। इसीलिए इसका लिपजिंग विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इतना बात समझ में आया। अब आइए आगे बात करते हैं विलियम वुंट के बारे में। देखिए, ये जो विलियम वुंट है, विलियम वुंट सर्वप्रथम इन्हीं के प्रयासों से, विलियम वुंट के ही प्रयासों से 1880 में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला। मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला। विलियम वुंट के प्रयासों से 1880 में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला, और एक स्वतंत्र विषय का दर्जा मिलने के कारण ही विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक, विलियम वुंट को आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। इतना बात क्लियर हुआ दोस्तों? कोई दिक्कत? अब देखिए, बात आती है, इतना समझ आ गया कि चेतना का विज्ञान लाने वाले कौन? विलियम वुंट। इनका सपोर्ट किसने किया था? विलियम जेम्स और विलियम शर्ली वाइस। विलियम वुंट थे, लिपजिंग विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। इतना बात क्लियर हुआ। अब उसके बाद में आइए यहाँ पे चर्चा करते हैं विलियम वुंट 1880 में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय की दर्जा दिए। और देखिए, इसको कहाँ स्वतंत्र किया गया? तो इसको दर्शन शास्त्र से निकालकर इसे एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया गया। देखिए, जैसे दर्शन शास्त्र इस दर्शन शास्त्र से निकालकर भौतिक शास्त्र के पास लेकर आया गया। दर्शन शास्त्र से क्यों निकाला गया? निकालने का कारण क्या था कि दर्शन शास्त्र में विचारों का प्रवाह होता है। दर्शन शास्त्र में विचारों का प्रवाह होता है। दर्शन शास्त्र में जो हम अध्ययन करते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इन सारी बातों पे हम अध्ययन करते हैं। ज्ञान मीमांसा क्या है, तत्व मीमांसा, इन सारी बातों पे चर्चा होती रहती है। और देखिए, जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसे होती है, पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, ईश्वर क्या है, ईश्वर की उपासना, ईश्वर की आराधना, ईश्वर की खोज, ईश्वर से साकार हो जाना, इन सारी बातों को दर्शन शास्त्र में पढ़ा जाता है। और उसी दर्शन शास्त्र से जो आत्मा का विज्ञान है, जो आत्मा है, उस भाग को अलग करके कहाँ लाया गया? जो आत्मा वाला जो भाग है, उस भाग को भौतिक शास्त्र के पास लाया गया। और उसका आते आते यहाँ पे नाम क्या पड़ गया? चेतना का विज्ञान। यहां तक आते आते उसका नाम क्या हो गया? चेतना का विज्ञान हो गया। इतना बात समझ आ गया? कोई दिक्कत? अब देखिए,
19वीं सदी में 19वीं सदी में चेतना के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया। 19वीं सदी में चेतना के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार करने का कारण था हमारे पास मस्तिष्क है। हमारे पास जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में दो प्रकार के दर्शन होते हैं। हमारे पास दो मस्तिष्क हैं, इस मस्तिष्क में दो प्रकार के दर्शन होते हैं, जिसे पहला को हम कहते हैं पहला को हम कहते हैं आंतरिक दर्शन और दूसरा जो आपका है बाह्य दर्शन। ठीक, आंतरिक दर्शन और बाह्य दर्शन। इस आंतरिक दर्शन में हम किसका दर्शन करते हैं? चेतना के बारे में। और बाह्य दर्शन में हम व्यवहार को देखते हैं। बाह्य दर्शन में हम किसको देखते हैं दोस्तों? व्यवहार को देखते हैं। इस आंतरिक दर्शन में जैसे आपके आंतरिक दर्शन में जैसे चेतना के बारे में जैसे भावना, कल्पना, प्रतिमा, अनुभूति, संवेदना, भाव, इन सारी बातों का इसमें उल्लेख किया जाता है, इसके अंदर आती है। ठीक, और देखिए बाह्य दर्शन का मतलब होता है कि हमारा जो बाहरी व्यवहार है, आपको दिखाई देता है, वही क्या है? बाह्य दर्शन या व्यवहार। अब यहाँ पे चेतना का जो मनोविज्ञान है, चेतना का विज्ञान सिर्फ एक ही भाग को लेकर चलता है। चेतना का विज्ञान एक ही भाग को लेकर चलता है, आंतरिक दर्शन के बारे में ही चेतना का विज्ञान लेकर चलता है। और बाह्य दर्शन को चेतना का विज्ञान क्या कर दिया? बहुत पीछे छोड़ दिया। तो पीछे छोड़ने के कारण ही इसके चेतना के विज्ञान में एक और विज्ञान आता है। और चेतना के विज्ञान को क्या कर देता है? खंडित कर देता है। चेतना के विज्ञान को तोड़ देता है। और जो विज्ञान चेतना के विज्ञान को खंडित करता है, उसका नाम आ जाता है दोस्तों, व्यवहार का विज्ञान। इतना बात समझ में आया दोस्तों? ये जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में दो प्रकार के दर्शन होते हैं। आंतरिक दर्शन में आपका चेतना आता है, और बाह्य दर्शन में व्यवहार आता है। इतना बात समझ में आ गया? और जो विलियम वुंड सिर्फ आंतरिक दर्शन को लेकर चलते हैं, और बाह्य दर्शन को यानी कि व्यवहार को क्या करते हैं? बहुत पीछे छोड़ देते हैं। और पीछे छोड़ने के बाद इसमें एक विज्ञान आता है जो चेतना के विज्ञान को खंडित कर देता है। और खंडित करने के बाद में जो विज्ञान चेतना के विज्ञान को खंडित करता है, उसका नाम है दोस्तों व्यवहार का विज्ञान। उसका नाम क्या है? व्यवहार का विज्ञान। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।